जब जब हम इस खुशफहमी में जीने लगते हैं कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला स्टेबलाइज हो गया, अब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तब तब ऐसा कुछ हो जाता है जो बताता है कि जंग हिंदुस्तान से उतनी भी दूर नहीं है जितना हम सोचकर बैठे हैं। टाइमलाइन पर अब गौर कीजिए। 8 जून 2026 फारस की खाड़ी में मेरिवेक्स नाम के जहाज पर हमला होता है। क्रू में 24 हिंदुस्तानी थे, सभी की जान बच जाती है। 9 जून 2026 फारस की खाड़ी में मर्चेंट टैंकर सेटबेलो पर हमला होता है। 28 लोगों के क्रू में 24 हिंदुस्तानी थे, इनमें से 21 ही बचाए जा सके। आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पतनाला सुरेश की मौत हो गई। 11 जून 2026 मर्चेंट टैंकर जलवीर पर हमला होता है, जहां से धुआं उठता है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास एक्स पर बताता है कि ओमान की नौसेना की मदद से 20 भारतीयों की जान बचाई गई। सिर्फ 4 दिनों में फारस की खाड़ी में 68 भारतीयों की जान पर बनाती है। दूसरे देशों की नौसेनाएं बचाव अभियान में हिस्सा लेती है, मदद के लिए हाथ बढ़ाती हैं। बावजूद इसके 3 भारतीय मारे जाते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये तीनों हमले ईरान ने नहीं, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड अमेरिका ने किए हैं। जिस ट्रंप की जीत के लिए भारत में हवन होता है, भीड़ इकट्ठा करके प्रोग्राम होता है, उसी की फौज फारस की खाड़ी में निहत्थे हिंदुस्तानियों पर हवाई जहाज से बम गिरा रही है। किस बात पर? कि उन्होंने बात नहीं मानी। निहत्थे जहाजी जो अपने मालिक के दबाव में दो दो देशों की नाकाबंदियों के बीच एक युद्ध क्षेत्र से तेल की ढुलाई कर रहे हैं ताकि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई जारी रहे, मारे जा रहे हैं। और इन हमलों को प्रिसीजन स्ट्राइक बोलने में अमेरिका की जबान टूट भी नहीं रही है। अगर इस तरह अमेरिकी हमले में कोई अंग्रेज या चाइनीज नागरिक मारा जाए, तब भी क्या यूएस इसे प्रिसीजन स्ट्राइक बता पाएगा? क्या ट्रंप उन परिवारों को मिलियंस एंड मिलियंस का मुआवजा देंगे जिनके घर के चिराग बुझ गए, या फॉग ऑफ वॉर का बहाना बनाकर भाग जाएंगे? और भारत दूतावासों के अधिकारियों को ही पर्चा थमाकर और खेत जताकर कब तक काम चलाएगा? इन्हीं सवालों पर बात होगी आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। 9 जून को हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की जान गई। इस बात की पुष्टि आज हुई क्योंकि एक शख्स जो लापता चल रहा था, उसका पार्थिव शरीर आज बरामद हुआ। 2 की मौत की पुष्टि 10 जून की देर रात ही हो गई थी, बात पब्लिक में नहीं आई थी। इसी रोज भारत के विदेश मंत्रालय ने यूएस एम्बेसी के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जेसन मीक्स को तलब किया और विरोध जताया, डिमांड दिया उनको। राजदूत के नियमित दर्शक जानते हैं कि भारत में अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर। 3 लोगों की जान गई तो इन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? इसका कारण ये बताया गया कि वो हिंदुस्तान में नहीं थे, इसलिए उनके जूनियर आए। सर्जियो गोर कजाकिस्तान में थे, उन्होंने वहीं से प्रधानमंत्री को लंबे कार्यकाल के लिए बधाई भी दी थी। सोचिए, जब गोर प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे थे, उससे कुछ ही घंटों पहले उनके मुल्क की फौज हिंदुस्तानियों पर बम मार रही थी। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया एफएसयूआई के जनरल सेक्रेटरी मनोज यादव ने कहा है कि वो ये बात नहीं मान सकते कि अमेरिका को उस जहाज में मौजूद लोगों की जानकारी न हो। अमेरिका को अच्छी तरह पता था कि उस जहाज में हिंदुस्तानी नाविक मौजूद हैं, बावजूद इसके अमेरिका ने इस जहाज पर हमला किया। भारत को पक्का सहयोगी और प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त बताने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप अब चुप हैं। 11 जून की दोपहर भारत के जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि तीनों भारतीयों के शवों को हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा, सरकार हेल्प करेगी। सरकार की तरफ से जब बयानों का सिलसिला चल रहा था, तभी ओमान से एक और खबर आ गई। आज ही ओमान में भारतीय दूतावास के एक्स हैंडल पर लिखा गया कि शिनाज बंदरगाह के पास एक जहाज पर एक इंसिडेंट हुआ है। घटना हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ देर में उसी पोस्ट में अपडेट दिया गया कि जहाज का नाम एमटी जलवीर है और ओमान की नौसेना इस जहाज से नाविकों को निकाल रही थी। घटना क्या हुई थी, क्यों निकाला गया, उसकी जानकारी दूतावास ने शुरुआत में नहीं दी। ओमान की मीडिया में लिखा गया कि इस जहाज में 20 भारतीय नाविक सवार थे और जहाज से काला धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद ओमान की नौसेना ने नाविकों को बचाना शुरू किया। क्या इस घटना में किसी नाविक की जान गई है? इस बात की कोई जानकारी अभी तक आई नहीं है। यही जानकारी है कि 20 भारतीय थे और 20 को बचा लिया गया। लेकिन ये तय है कि ये अमेरिकी हमला था। मतलब 4 दिन में 3 हमले हुए, 3 मौतें। आप टाइमलाइन देख लीजिए। 8 जून 2027 को ओमान के तट के पास मेरिवेक्स नाम का एक ऑयल टैंकर मौजूद था। इस जहाज पर कुल 24 भारतीय नाविक सवार थे। 8 जून को हमला हो गया इस जहाज पर अमेरिका का। इसके बाद जहाज से एक इमरजेंसी संदेश भेजा गया
जहाज के एक क्रू मेंबर ने मदद की गुहार लगाई और माइक पर कहा, सर हमारे जहाज में आग लग गई है और जहाज डूब रहा है। अमेरिकी नौसेना ने हमला किया है। मिसाइल हमारे इंजन रूम में लगी है। जहाज के निचले हिस्से में बड़ा छेद हो गया है। जहाज पर भारतीय क्रू थे 24। कृपया जल्दी मदद भेजिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम, जो कि कतर में बैठी है, उसने बाद में कहा कि मेरिवैक्स जहाज ने हमारे ब्लॉकेड का उल्लंघन किया था। अमेरिका के मुताबिक जहाज को कई बार निर्देश दिया गया, लेकिन जहाज ने उसका पालन नहीं किया। इसके बाद यूएसएस इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर से एक F-18 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। जहाज के इंजन और स्टीयरिंग सिस्टम वाले हिस्से पर सटीक हमला किया। हमले के बाद जहाज में आग लग गई और जहाज डूबने लगा। इसके बाद भारतीय नाविकों ने हेल्प मांगी। जहाज ओमान के तट से लगभग 28 किलोमीटर दूर था, पर मैसेज मिलते ही तुरंत ओमान की नौसेना वहां गई। भारतीय नाविकों को एक एक करके हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया और आखिरकार सभी 24 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया। उन्हें ओमान के मसरात द्वीप पर पहुंचाया गया। अमेरिका का कहना था कि मेरिवैक्स का पहले नाम अरिहंत था और उस पर ईरान से धंधा करने की वजह से सैंक्शंस लगाए गए थे। अमेरिका ने जहाज के असल मालिक अरिहंत शिपिंग इंक पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों का इल्जाम था कि यह जहाज 2025 से ईरानी फ्यूल लाता ले जाता था। कहां ले जाता था, यह जानकारी अमेरिका ने नहीं दी। वैसे यूएस सैंक्शंस के बावजूद ईरान से तेल लेने वाले देश इनमें 3 ही हैं, जिसमें से एक है चीन। बीबीसी के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में जहाज ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर था। वहां से सामान लेकर ये भारत के मैंगलोर और कारवाड़ गया। इसके बाद ये फिर अरब सागर पार करके ओमान के तट के पास कई हफ्तों तक घूमता रहा। अमेरिका का दावा है कि हमले के समय जहाज खाली था, लेकिन वो फिर से एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से उसे निशाना बनाया गया। 8 जून के बाद अगले ही दिन बिल्कुल ऐसी ही घटना होती है। इस बार जहाज का नाम था MT सेटेबेलो मर्चेंट टैंकर। ओमान के तट के पास जहाज गुजर रहा था। अमेरिका ने उसके इंजन रूम पर हमला किया, फिर उसके क्रू मेंबर ने मदद की गुहार लगाई। द वीक की खबर के मुताबिक जहाज पर कुल 28 लोग सवार थे। इनमें 24 हिंदुस्तानी थे, 2 पाकिस्तानी, 1 यूक्रेनी, 1 रूसी भी था। 3 भारतीय नाविकों को छोड़कर सबको रेस्क्यू कर लिया गया। शुरुआत में कहा जा रहा था कि 3 नाविक मिसिंग हैं, उन्हें खोजा जा रहा है, पर अब हम जानते हैं कि तीनों की मौत हो चुकी है। 3 नाविक हैं, डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश। आदित्य शर्मा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले थे। उनकी उम्र 23 साल की थी, बहुत युवा। आदित्य के पिता राजेश शर्मा को 10 जून की रात शिपिंग कंपनी ने व्हाट्सएप पर सूचना दी थी कि जहाज पर अमेरिकी मिसाइल का हमला हुआ है और उनका बेटा 3 लापता लोगों में से एक है। 10 जून को ही करीब 11 बजे राजेश शर्मा ने एक्स पर भारत के विदेश मंत्रालय को टैग करके लिखा कि मैं आदित्य का पिता हूं, जो सेटेबेलो के कर्मी दल के जो 3 लापता सदस्य हैं उनमें से एक है। मेरी उसे खोजने में मदद कीजिए। ये वो विदेश मंत्रालय से कह रहे हैं। राजेश शर्मा ने यह भी लिखा कि उनके बेटे ने जहाज में सीनियर्स के हाथों शोषण की शिकायत की थी और वो अप्रैल में ही जहाज छोड़ना चाहता था। वो लिखते हैं कि मेरे बेटे ने शिकायत भी की, लेकिन सीनियर्स ने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया और उससे 20-20 घंटे वो काम करवा रहे थे। सोचिए उस बाप पर क्या बीती होगी जिसे मालूम था कि उसका 23 साल का लड़का अपनी नौकरी में खुश नहीं है, नौकरी बदलना चाहता है, लेकिन वो बेटा उसी जहाज पर उसी नौकरी को करते हुए एक मिसाइल हमले में कत्ल कर दिया जाता है। आदित्य के पिता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनकी आदित्य से लगभग हर रोज बात होती थी, लेकिन आखिरी बार 7 ही जून को बात हुई थी। आदित्य ने बताया था कि पिछले 2 हफ्तों में अमेरिकी नौसेना की तरफ से कम 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है, फिर भी हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ ही जहाज बढ़ता जा रहा है। आदित्य ने यह भी बताया था कि उसी दिन उनके जहाज के पास मौजूद एक दूसरे जहाज पर भी हमला हुआ था। 7 जून की इस बातचीत के बाद आदित्य का घर से संपर्क टूट गया। जब खबर आई कि MT सेटेबेलो पर हमला हुआ है और 3 भारतीय नाविक लापता हैं, तब से आदित्य का परिवार लगातार टीवी और मोबाइल पर खबरें देख रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि शायद आदित्य भी उन लोगों में होंगे जिन्हें बचा लिया गया है, लेकिन 11 जून को आदित्य की कंपनी की तरफ से फोन आया कि आदित्य इस दुनिया में नहीं रहा। NDTV से बातचीत में राजेश शर्मा ने अपने बेटे की मौत को एक युद्ध अपराध बताया है। मरने वाले दूसरे नाविक का नाम शिवानंद चौरसिया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे और जहाज के इंजन रूम में काम करते थे। घर के इकलौते कमाने वाले थे, यही घर को चला रहे थे। इनके पिता ने NI को बताया कि हमले वाले दिन ही उनकी बात हुई थी। 9 महीने पहले ही घर से वो बाहर निकले थे और तीसरे नाविक जिनकी जान गई है उनका नाम है पटनाला सुरेश। जहाज के ये
चीफ इंजीनियर थे, अधिकारी थे। कतर में बैठी यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि एमटी सटेबेलो पर इसलिए हमला हुआ क्योंकि वो ईरान से तेल ले जा रहा था। जहाज को कई बार वार्निंग दी गई लेकिन वार्निंग पर अमल नहीं किया गया। लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड के सेंटकॉम ने लेकिन ये नहीं बताया कि एक युद्ध क्षेत्र में निहत्तों पर हथियार चलाने को लेकर जिनेवा कन्वेंशन क्या कहता है और जो लोग निहत्तों पर हथियार चलाते हैं उनके लिए किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है। अमेरिका दादा है दुनिया का, जो उसका मन आता है वो कर लेता है। अब भारत में अमेरिकी अधिकारियों को समन किया जा रहा है, पर्चा दिया जा रहा है। मंत्रालय की तरफ से बयान आ रहे हैं कि तीनों की डेड बॉडी घर लाई जाएगी, सरकार हेल्प करेगी, पर अमेरिका की तरफ से अभी तक अफसोस नहीं जताया गया। बल्कि आज 11 जून को जब हम इन भारतीय नाविकों की मौत की खबर आपको दे रहे हैं, उसी दिन एक और जहाज पर अमेरिकी हमला हो गया, जिससे भारत सरकार ने शुरुआत में तो डाउन प्ले भी किया। जहाज रानी मंत्री मैरिटाइम सिक्योरिटी इंसिडेंट इसको कह रहे थे। ओमान का मीडिया भी इसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा था। ओमान का समझ में आता है, उनके अमेरिका का अड्डा है। सोचने वाली बात लेकिन हमारे लिए, हिंदुस्तानियों के लिए ये है कि वो कौन सा मैरिटाइम सिक्योरिटी इंसिडेंट बट नॉट अटैक होता होगा जिसके बाद 20 लोगों को बचाने के लिए एक मुल्क की नौसेना को अभियान चलाना पड़ता है। क्या मैरिटाइम सिक्योरिटी इंसिडेंट कहने से उन 20 लोगों के दिल में जो दहशत बैठी होगी वो कम हो जाएगी जिन पर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क ने हमला किया? ये मैरिटाइम सिक्योरिटी इंसिडेंट ही था तो फिर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बाद में प्रेस से क्यों कहा कि इलाके में तैनात यूएस नेवी ने एमवी जलवीर पर हमला किया था? अगर यह हमला था तो यह इंसिडेंट कैसे था? 2-3 घंटे में ऐसा क्या अपडेट आ गया था जो पहले नहीं था? क्या 68 लोगों पर हमले और 3 मौतों के बाद भी हम उस स्थिति में बिल्कुल नहीं हैं कि हमले को हमला ही कह दें? ये तो हमने पिछले 4 दिन का पस मंजर आपके सामने रखा, लेकिन जैसा हमने शुरू में बताया, जंग की शुरुआत से ही गल्फ कंट्रीज में हिंदुस्तानी मारे जा रहे हैं। ईरान के हमले में भी हिंदुस्तानी मारे गए हैं, अमेरिकी हमलों में भी हिंदुस्तानी मारे गए हैं। 30 मार्च को ही भारत के विदेश मंत्रालय ने 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। इनमें ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कुवैत में काम करने वाले भारतीय शामिल हैं। ये ईरानी हमलों में मारे गए। मार्च महीने के बाद जून के पहले हफ्ते में कुवैत में एक और भारतीय नागरिक की मौत दर्ज की गई थी। ये सभी, जैसा हमने बताया, ईरानी हमलों के शिकार हुए। आज 3 भारतीयों की मौत और कंफर्म हो गई, यानी कुल मिलाकर आंकड़ा 12 पहुंच जाता है। 12 नागरिक उस देश के मारे जाते हैं जिसका उस जंग से कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी वो मारे गए क्योंकि रोजगार की तलाश में अपने घर से वो निकले थे। शो रिकॉर्ड करते वक्त तक इन मौतों पर किसी वर्ल्ड लीडर का कोई रिएक्शन नहीं आया था क्योंकि हमला अमेरिका ने किया है। ये गलती करते नहीं कभी। जंग की शुरुआत से हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम देशों ने अमेरिकी और इजरायली हमलों की निंदा की है। जिन देशों ने निंदा की उन्हें उंगलियों पर ही आप गिन सकते हैं। चीन वगैरह ने की है। भारत ने भी ईरान पर हमले की निंदा नहीं की थी और आज खुद उसके नागरिक अमेरिकी हमलों में मारे गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका को मालूम था कि इन जहाज़ों में कौन मौजूद था? अमेरिका इसका जवाब कभी नहीं देगा। हमने फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी का बयान आपको बता दिया। वो कह रहे हैं कि अमेरिका को जहाज़ में मौजूद लोगों की नेशनैलिटी का पता रहा होगा, फिर भी उसने हमला कर दिया। अमेरिका ईरान पर लगे ब्लॉकेड को तोड़ने पर यह हमले कर रहा है। ये हमें 40 बरस पहले हुए टैंकर वॉर की याद दिलाता है। 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध का ये टैंकर वॉर भी हिस्सा थी। शुरुआत में लड़ाई ज़मीन पर थी, लेकिन 1984 आते आते दोनों देशों को समझ में आ गया कि ऐसे बंदूक, मिसाइल, रॉकेट वगैरह से आप लड़कर जीत नहीं पाओगे। तब उन्होंने एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाना शुरू किया। चूंकि दोनों देशों की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत तेल था और वो समंदर के रास्ते एक्सपोर्ट किया जाता था, तो दोनों एक दूसरे के ऑयल टैंकर्स को हिट करने लगे। इराक ने सबसे पहले ईरान के खाक द्वीप पर ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया और वहां जाने वाले सभी जहाज़ों पर भी वो हमला करने लगा। इराक का मकसद था कि ईरान बौखलाकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ही बंद कर दे, जिससे अमेरिका और पश्चिमी देश सीधे युद्ध में उतरे। लेकिन ईरान ने स्ट्रेट को बंद नहीं किया। उसने जवाब में इराक के सहयोगी देशों, खासकर कुवैत और सऊदी अरब से जुड़े टैंकरों को निशाना बनाया। धीरे धीरे पूरी फारस की खाड़ी युद्ध क्षेत्र में बदल गई और अगले 4 वर्षों में सैकड़ों जहाज और ऑयल टैंकर्स मिसाइलों, माइंस और हवाई हमलों का शिकार बने। इस टैंकर वॉर के दौरान 400 से ज़्यादा जहाज क्षतिग्रस्त हुए या डुबो दिए गए। दोनों पक्षों ने मिलकर सैकड़ों हमले किए और हजारों नाविक लगातार खतरे में रहे। यही अब फिर से हो रहा है और अब तक 12 हिंदुस्तानी मारे जा चुके हैं। इसी जानकारी के साथ राजदूत का ये एपिसोड हम कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद के साथ मिलकर लिखा गया और तौफीक ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।